आज से हम झारखंड पीएससी का मेंस का नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पीएससी का जो पेपर है, पेपर 2, 3, 4, 5, 6 सबके पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे। 1 बाय 1 हम सबका सिलेबस का नोट्स देखेंगे, कैसे बनाना है, क्या करना है। लेकिन आज से जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे वो पेपर 6 का स्टार्ट करेंगे, और पेपर 6 स्टार्ट करने के बाद फिर पेपर 5, फिर 4, इस तरीके से। तो आज पेपर 6 का हम सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उसका जो पहला टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं शॉर्ट में एक सिनॉप्सिस के थ्रू आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगी कि इसका सिनॉप्सिस क्या है, और सिनॉप्सिस आप अपने दिमाग में फिट कर लेना। ऐसे तो जेपीएससी एस्पिरेंट्स वगैरह इस सबसे अवेयर होंगे, सिलेबस से अवेयर होंगे, सिलेबस का नोट्स क्या होगा, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज रहते हैं जब पेपर आ जाता है तो कि हम क्या लिखें क्या नहीं। तो इसीलिए एक थॉरोली डिस्कशन कहिए या एक स्टडी हम साथ में मिलके करेंगे, जिसके थ्रू सिनॉप्सिस को हम देखते जाएंगे। और सिनॉप्सिस के थ्रू ही मतलब मैं आई एम श्योर कि इस सेशन के बाद आप हर एक नोट्स को 5-6 पेज में टू द पॉइंट लिखने में कैपेबल हो जाओगे। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला है द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में पहला हम क्या डालेंगे, इंट्रोडक्शन डालेंगे, ठीक है। कोई भी टॉपिक आएगा तो आपको पहले इंट्रोडक्शन डालना है, फिर मेन बॉडी डालना है, उसके बाद कंक्लूजन डालना है। आज जहाँ तक साइंस की बात है, इसमें इंट्रोडक्शन और पूरा मेन बॉडी, कंक्लूडरी पार्ट वैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और साइंस में कोई एग्जैजरेट करके लिखा नहीं जा सकता, इसमें जो पॉइंट्स है, जो फैक्ट्स हैं, उसी को आप इंक्लूड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, तो पहला जो द लिविंग वर्ल्ड है, इसका इंट्रोडक्शन में हम क्या डाल सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में वैसे भी कोई भी जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट को लाना होता है, किसी अदर पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंच जाना है। तो लिविंग वर्ल्ड तक हमको पहुंचना है। तो पहले हम क्या बताएंगे कि मतलब हमारे जो सराउंडिंग में जो वर्ल्ड है, उसमें लिविंग क्रिएचर्स भी देखने को मिलते हैं, नॉन लिविंग क्रिएचर्स भी देखने को मिलते हैं। जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उसमें प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी होता है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रीफ में ही 4-5 लाइन में आप इंट्रोडक्शन को बता करके ख़त्म कर देना, ठीक है। कि हमारे सराउंड का जो इन्वायरमेंट है, वही हमारा मतलब जो हमारे सराउंड का जो वर्ल्ड है वही लिविंग वर्ल्ड है, और उसके अंदर किस तरह से क्रिएचर देखने को मिलते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स दिखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद फिर आ जाना लिविंग एंटिटीज़ के सेलिएंट फीचर्स पे, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ लिविंग एंटिटीज़, कि लिविंग एंटिटीज़ के फीचर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें मैंने पॉइंट वाइज बताया हुआ है आपको कि ग्रोथ है, एक ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट है, सेल्फ ऑर्गेनाइज और सेल्फ कॉन्शसनेस है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, मेटाबॉलिज्म एंड मोर्टेलिटी। ये सब क्या है, तो ये सारे फीचर्स हैं लिविंग एंटिटीज़ के। तो इसमें से जो 2 फीचर्स हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये दोनों क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है। और ये नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हैं, और बाकी जो हैं वो सब डिफाइनिंग फीचर्स हैं। आगे हम इसको कवर करेंगे तो हम समझेंगे कि नॉन डिफाइनिंग क्या है और डिफाइनिंग क्या है, जब 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। तो आपको इंट्रोडक्शन के बाद ये फीचर्स में सब डाल देना, और उसके बाद फिर आ जाना एक एक करके सबको मैं ब्रीफ में बताते जा रही हूँ। ये सारे पॉइंट्स को आप दिमाग में फिट कर लो और इसको ट्रांसलेट करके लिख लेना, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर लेना, हिंदी वाले हिंदी में, ठीक है। और मैं सारी टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में यूज करके आपको हिंदी में डिस्क्राइब कर दूंगी। तो पहला फीचर्स है ग्रोथ। तो ग्रोथ में क्या आता है, देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ग्रोथ क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। तो अब हम यहाँ ग्रोथ जो देख रहे हैं, तो ग्रोथ को क्या कहेंगे, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि पहले आप यहाँ बताना कि ग्रोथ क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। नॉन डिफाइनिंग फीचर्स मतलब कि ये लिविंग को सिर्फ डिफाइन नहीं करता, क्योंकि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर,
अगर मास में इंक्रीमेंट हो रहा है या नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है तो दोनों को क्या कहेंगे? दोनों को ग्रोथ कहेंगे ना, दोनों को ग्रोथ कहेंगे। तो ये तो लिविंग में भी देखने को मिलता है और नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है। तो जब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिल रहा है तो डिफाइनिंग फीचर्स नहीं हुआ लिविंग का। डिफाइनिंग फीचर्स मीन्स जो कि सिर्फ लिविंग को ही डिफाइन करें। तो ग्रोथ को क्या बता देना, टू द पॉइंट बताती हूँ कि ग्रोथ लिविंग में भी देखने को मिलता है, नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है। ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अगर ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ लिविंग में भी होता है, उनके भी मास में वृद्धि होती है और उनके नंबर में भी वृद्धि होती है थ्रू सेल डिवीजन। लेकिन जो नॉन लिविंग होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है माउंटेन, सैंड माउंट्स, बोल्डर्स, ये सब में भी क्या होता है? इन सब में भी एक्यूमुलेशन के थ्रू ग्रोथ देखने को मिलता है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ये लिविंग है? नहीं ना। माउंटेन्स और सैंड माउंट्स ये दोनों नॉन लिविंग है, लेकिन एक्यूमुलेशन के थ्रू इसमें भी ग्रोथ इसके मास में देखने को मिलता है। फिर उसके अलावा एक लाइन इसमें और डाल सकते हो कि ग्रोथ जो होता है वो एनिमल्स में अप टू सर्टेन एज तक होता है और प्लांट्स में क्या होता है? कंटिन्यूअसली होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या बताओगे? रिप्रोडक्शन को भी हमने देखा था ना कि वो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। नॉन डिफाइनिंग फीचर्स माना क्लियर है कि ये सिर्फ लिविंग को ही डिफाइन नहीं करता है, इसमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों को भी डिफाइन कर दे रहा है। मतलब थोड़ा कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है, इसलिए उसको नॉन डिफाइनिंग बोला जा रहा है। तो इसमें आप क्या डालना कि पहले रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन डाल देना। तो रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को अपने अपने तरीके से आप सब डिफाइन कर देना। उसके बाद सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता देना। उसके अलावा फिर बताना कि रिप्रोडक्शन अगर डिफाइनिंग फीचर्स होता, अगर एक मिनट, हाँ, अगर रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर्स होता तो मतलब ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने जो पुट किए हैं ये आप ज़रूर डालना, जैसे कि म्यूल्स है, स्टेराइल है और वर्कर बी है, वर्कर बीज। तो म्यूल्स में भी हमें देखने को नहीं मिलता रिप्रोडक्शन। जो यहाँ स्टेराइल मैंने लिख दिया है, स्टेराइल कपल। तो स्टेराइल कपल मतलब कुछ ह्यूमन बींग्स भी ऐसे होते हैं जो कि जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, नॉन फर्टाइल होते हैं। और कुछ वर्कर बीज में भी रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये सब तो लिविंग है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन फिर डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। रिप्रोडक्शन लिविंग बींग को सिर्फ डिफाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स तो है लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। ठीक है, अब देखो हर टॉपिक को मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन आप इसमें जितना चाहो उतना इलेबोरेट करके लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास 30 मिनट्स है और 30 मिनट्स में एक क्वेश्चन को लिखना है। 30 से 32 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेंगे इस पेपर में एक क्वेश्चन लिखने के लिए। तो ये मैंने शॉर्ट में बता दिया कि रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बताना और ये किस तरीके से नॉन डिफाइनिंग है एग्जांपल दे करके बता देना। और अगर इसको बढ़ाना चाहो तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है उसमें किस किस थ्रू होता है, जैसे बाइनरी हो गया, बडिंग हो गया, तो इस सब का एग्जाम्पल भी डाल सकते हो। जितना एलेबोरेट करना चाहो कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम शॉर्ट में देखेंगे। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म सिर्फ ये था नॉन डिफाइनिंग, बाकी सब डिफाइनिंग है। ठीक है, क्लियर ना। तो मेटाबॉलिज्म किस में होता है? ये सिर्फ लिविंग में होता है। ठीक है, ये नॉन लिविंग कभी भी मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट नहीं करता है। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। और एग्जांपल्स में प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। बाकी आप इसको इलेबोरेट करना चाहो तो बता देना मेटाबॉलिज्म रिएक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, तो वो सारे रिएक्शंस जो कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक है वो सब क्या है? मेटाबॉलिक के अंदर में आते हैं। उसको जितना चाहो उतना इलेबोरेट कर देना, नहीं तो शॉर्ट में अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी आपको लिखना है इसमें। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट में तो यही है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट
नहीं करता है मेटाबॉलिज्म के, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ही एग्जिबिट करता है, और प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एग्जाम्पल देके छोड़ देना। नेक्स्ट है एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। ठीक है, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट है एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या डालना है एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट में, कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए है क्योंकि लिविंग ही हैं जो कि इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं। इन्वायरमेंट बोले या फिर इसको भी बोल सकते हैं, एक मिनट, इन्वायरमेंट को या फिर कोई स्टिमुलाई है उसको भी सेंस कर सकते हैं। ठीक है, और सेंस करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी है ये किसके अंदर है? हाँ, इन्वायरमेंट को सेंस करने की और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाती है। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। अब प्लांट्स में देखो ना, लाइट, वाटर और टेम्परेचर, इस सब के अकॉर्डिंग प्लांट्स का ग्रोथ, प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन होता है, ये सब कितना अफेक्ट होता है। तो इसका मतलब है कि वो उसको सेंस कर रहे हैं, तभी तो अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें आप इस तरीके से इलेबरेट करना। ठीक है, अब एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट के बाद नेक्स्ट क्या है? कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस में क्या बताना है आपको कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उस सब में कॉन्शसनेस पाया जाता है। कॉन्शसनेस मीन्स अवेयर होकर के काम करना, दैट इज़ कॉन्शसनेस। तो ये अवेयरनेस जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, और ख़ास करके जो सेल्फ कॉन्शसनेस होता है ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इतना डाल के फिर उसके बाद आप आ जाना मोर्टेलिटी में। मोर्टेलिटी में क्या करोगे कि जब सारे फंक्शन जितने हमने देखे, चाहे वो मेटाबॉलिक हो, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, वो जब सारे फंक्शन रुक जाते हैं तो दैट स्टेज इज़ नोन एज मोर्टेलिटी। ठीक है, इसके अलावे फिर सेल्फ रेप्लिकेशन तो वही हो जाएगा, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डाल देना। और बाकी ये सारे पॉइंट्स तो हमारे आई थिंक कवर हो गए। ये जो हाँ, ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अब इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी, तो पहले आप क्या करना, डाइवर्सिटी को डिफाइन कर देना कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स और लिविंग बींग्स देखने को मिलते हैं, और उसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, और अभी तक जो नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ हैं वो कितने नोन हैं ये भी आपको बताना है। इसमें बता देना कि 1.7 to 1.8 मिलियन जो स्पीसीज़ हैं अभी तक नोन हैं, और उन सारे जो इतने सारे स्पीसीज़ हैं तो भाई जाहिर सी बात है उनको नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। नोमेनक्लेचर माने उनको नाम देना पड़ेगा। उनको नाम देने का जो प्रोसेस होता है उसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो अब इस डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के अंदर में हम अलग अलग पॉइंट्स बना करके लिख देंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट नोमेनक्लेचर लिख देना। तो नोमेनक्लेचर क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको उनका नेमिंग किया जाता है। ठीक है, नेमिंग किया जाता है, तो नेमिंग, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। और इसका जो मेथड होता है नेमिंग का वो उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर 6 रूल्स पर बेस्ड है। ठीक है, कुछ रूल्स हैं जिस पर बेस्ड है। अब कैसे हम रूल्स को, तो हम एग्जांपल्स के थ्रू रूल्स को समझते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स है होमोसेपियंस। ये होमोसेपियंस ह्यूमन बींग का क्या है? साइंटिफिक नेम है। तो इसमें आप देख रहे हो ना कि ये जो नेम है इसमें 2 वर्ड्स आए हैं। तो ये जो रूल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका रूल यही है कि जो साइंटिफिक नेम होगा, चाहे बोटैनिकल हो चाहे जूलॉजिकल हो, उसमें 2 वर्ड्स आएंगे, उस नेम में 2 वर्ड्स। जैसे कि हम देख रहे हैं होमो और सेपियंस, तो पहला रूल तो ये हो गया कि 2 वर्ड्स आएंगे। पहला वर्ड्स को क्या कहेंगे? जीनस, और दूसरा वर्ड्स को स्पीसीज कहेंगे। और जो पहला वर्ड जीनस होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जो स्पीसीज है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा ऑलवेज। ठीक है, और इसको जब हम लिखते हैं तो मैनुअली जब लिखते हैं तो नीचे में अंडरलाइन किया जाता है। ये सब इसके कुछ रूल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। तो आपको इस नोमेनक्लेचर के प्रोसेस को डिफाइन करके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बता देना। और किसने दिया था?
कार्लस लिनियस ने दिया था। और फिर होमो सेपियंस के बारे में एग्जाम्पल दे देना, या कोई भी मैंजिफेरा इंडिका, मैंगो का, या जो भी आपको याद हो कोई भी एक नाम दे देना, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा डिफाइन कर देना, काफ़ी है, दैट्स इट। अब सेकेंड है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन को पहले डिफाइन करना। कैसे करोगे डिफाइन कि एक कुछ स्पेसिफिक क्लासेज में क्रिएचर्स को या ऑर्गेनिज्म को रखने का प्रोसेस, उनको असाइन करने का प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। स्पेसिफिक क्लासेज में क्रिएचर्स को असाइन करने का प्रोसेस क्लासिफिकेशन कहलाता है। और किस बेसिस पे असाइन किया जा रहा है? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। क्लियर ना? ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी पहले तो ये बता देना कि फादर कौन है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस है, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी को भी डिफाइन कर देना। तो टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? तो आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये तीनों को मिला करके टैक्सोनॉमी होता है। क्लियर ना? ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? कि टू नो द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली हमने क्या देखा था? बायोडाइवर्सिटी देखा था। बायोडाइवर्सिटी में हमने क्या देखा था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा था। लेकिन उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का भी आपस में एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए, जानने के लिए जिस प्रोसेस को यूज किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सिस्टेमैटिक्स। ठीक है, क्लियर ना? आगे बढ़े? ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या डालेंगे हम इसमें? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या आएगा? पहला किंगडम, फिर डिवीज़न, फाइलम। यहाँ पे मैंने देखो डिवीज़न भी लिखा है, फाइलम भी लिखा है। फाइलम यूज होता है एनिमल्स के लिए, डिवीज़न यूज होता है प्लांट्स के लिए। उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ठीक है, अब इस साथ है ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है ये 7। ठीक है, तो अब पहले तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जब लिखना तो एक लाइन में डिफाइन भी कर देना कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है क्या भाई। तो वेरियस जो टैक्सा मीन्स क्लास, ठीक है। वेरियस टैक्सा का जो अरेंजमेंट होता है हायरार्किकल ऑर्डर में, उसी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहा जाता है। आप इसको डिफाइन कर देना कि वेरियस टैक्सा में हायरार्किकल ऑर्डर में जो ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट होता है उसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहा जाता है। और कुछ इस प्रकार से है, जैसे किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। और एक चीज़ और है जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि स्पीसीज में यहाँ पे क्या लिखा है? मैक्सिमम सिमिलैरिटीज। मैक्सिमम मतलब स्पीसीज में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे ना, तो आप देखोगे कि उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे तो सिमिलैरिटीज़ क्या होती जाएगी? रिड्यूस होते जाएगी। ठीक है, अब हम एक एक करके सबको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट मतलब हम इस ऊपर से नहीं, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्पीसीज से, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट है ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ये है, तो स्मॉलेस्ट से हम शुरू करते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं स्पीसीज। तो इसको लिख देना कि ये एक यूनिट है, क्लासिफिकेशन का एक यूनिट है। और इसके अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, मतलब इंटरब्रीड जो कर सकेंगे वही ऑर्गेनिज्म स्पीसीज के अंदर में आएंगे। और एग्जाम्पल में कोई भी डाल देना। मैंने यहाँ पे पैंथरा, लियो एंड टिग्रिस लिया हुआ है। तो ये तो पैंथरा क्या है? जीनस है, और लियो और टिग्रिस क्या है? स्पीसीज है। तो ये दोनों लियो, टिग्रिस क्या है? स्पीसीज है। तो इन दोनों में मैक्सिमम सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है जीनस। जीनस में क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस। इसको डिफाइन हर एक को एक एक लाइन में डिफाइन कर देना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जो रिलेटेड स्पीसीज का जो ग्रुप होता है उसको जीनस कहते हैं। एग्जाम्पल में सोलैनम क्या है? जीनस है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज आ सकती हैं इसमें, जैसे कि पोटैटो भी आ जाएगा। ठीक है, पोटैटो, ब्रिंजल भी आ जाएगा। तो पोटैटो, ब्रिंजल, सोलैनम जीनस के अंदर में आएगा। तो ये जीनस देखो एक है, इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज आ गई।
ठीक है। तो ये बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे क्या हो गई, कंबाइन होकर के एक जीनस में आई हैं। यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज थी, एक जीनस के अंदर आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फैमिली। नेक्स्ट है फैमिली, तो फैमिली को भी डिफाइन कर देना कि अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। रिलेटेड जीनस का जो ग्रुप होता है फैमिली कहलाता है। एग्जाम्पल में फेलिडी या केनाइडी। अब केनाइडी देखो, ये डॉग फैमिली का है, और फेलाइडी कैट, ठीक है। तो फेलाइडी और केनाइडी ये दोनों फैमिली का नाम है, फैमिली, ये दोनों अलग अलग फैमिली में है। तो फैमिली का नाम डाल दिए, जैसे कि इसमें जीनस का नाम डाल दिए थे, उसमें स्पीसीज का नाम डाले थे, इसी तरीके से फैमिली का एग्जाम्पल ये मैंने अपनी तरफ से लिया है। बाकी आप अपने तरफ से कोई भी फैमिली को उठा कर डाल सकते हो, लेकिन डालना ज़रूर एग्जाम्पल में सबको, क्योंकि इसके डेफिनेशन में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है, एक एक लाइन में डिफाइन करना है, लेकिन मेन है कि आपको स्कोर करने के लिए आपको एग्जाम्पल डालना पड़ेगा। अब है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, फैमिलीज का असेंबलेज है, बहुत सारे फैमिलीज को मिला करके ऑर्डर बनता है, ठीक है, जो कि सिमिलर कैरेक्टर को, कुछ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर को दिखाते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा देखो सिमिलर कैरेक्टर किस में देखने को मिला था, स्पीसीज में। जीनस में क्या थोड़ा सा कम हुआ, फैमिली में कम हुआ, ऑर्डर में और कम होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना सिमिलरिटीज घटते जाएगी। तो इसको बता देना कि फैमिलीज का असेंबलेज जो कि फ्यू सिमिलर कैरेक्टर को दिखाता है उसको क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। अब इसमें कार्निवोरा ऑर्डर है, ठीक है, प्राइमेट्स ऑर्डर है। अब देखो कार्निवेरा जो ऑर्डर है इसके अंदर ये दो फैमिली आ रही है, फेलाइडी और केनाइडी। जो ऊपर में था ना, ये दोनों एक कार्निवोरा ऑर्डर में आएगी, तो ऑर्डर एक हो गया, ये दोनों जाकर के एक में आ गया, जो कि अलग अलग था, अलग अलग फैमिली का हिस्सा था, एक ही ऑर्डर में आ गया। अब देखो प्राइमेट्स, प्राइमेट्स जो है एक ऑर्डर का नाम है, इसके अंदर मंकी भी आएगा, गोरिल्ला भी आएगा, गिबन भी आएगा, तो तीनों एक ऑर्डर के अंदर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लास। अब क्लास में क्या बताओगे कि इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, रिलेटेड ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है क्लास। इसमें एग्जांपल्स में हम दे दिए हैं, देखो इसमें एग्जांपल्स, क्लास का एग्जांपल्स होगा मैमेलिया। मैमेलिया क्लास का एग्जांपल है मैमेलिया, ठीक है। मैमेलिया किसके अंदर आएगा, प्राइमेट्स के अंदर। और मैमेलिया के अंदर जो दो ऑर्डर आएंगे प्राइमेट्स कार्निवोरा, जो हमने यहाँ देखा ना, हमने ये जो दो ऑर्डर देखे हैं दोनों किस में आएंगे, मैमेलिया क्लास के अंदर में आए। तो मैमेलिया क्लास के अंदर में दोनों आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमारा क्या हो गया, हमारा जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सब हो गया ना, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। अब नेक्स्ट है फाइलम और डिवीजन। अब इसमें क्या लिखना है, इसमें आप बता देना कि इंक्लूड्स डिफरेंट क्लासेज, ठीक है, इंक्लूड्स डिफरेंट क्लासेज। डिफरेंट क्लासेज को क्या करता है, फाइलम और डिवीजन इंक्लूड करता है, डिफरेंट क्लासेज इसमें आएंगे। अब फाइलम, अच्छा देखो फाइलम डिवीजन मैंने वहाँ भी बताया था कि ये एनिमल के लिए होता है, ये प्लांट्स के लिए होता है। अब फाइलम कॉर्डेटा आएगा और नॉन कॉर्डेटा आएगा। एनिमल के अंदर में जो फाइलम होंगे कौन कौन से होंगे, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, तो इसको बता देना। नेक्स्ट आ जाओ किंगडम, ठीक है। तो किंगडम में क्या आ जाएगा, वेरियस फाइला को, इट इंक्लूड्स वेरियस फाइला, इसमें बहुत सारे फाइलाज आएंगे। और वेरियस फाइला में कौन कौन से आएगा, तो मेनली प्लांट और एनिमल, दो ही आएंगे। तो प्लांट किंगडम हो गया और एनिमल किंगडम हो गया। तो ये हो गया, हमने इस तरीके से एक एक लाइन में सारे जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है उसको डिफाइन कर लिया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम टैक्सोनॉमिकल एड्स में। टैक्सोनॉमिकल एड्स में आप क्या बताओगे कि टैक्सोनॉमिकल एड क्या होता है, जो कि हमें स्टडी करने में मदद करता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने में। अब किस तरीके का स्टडी, तो रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन, उनका क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये सब को जो स्टडी करने में मदद करता है जो भी एड्स, उसको हम कहेंगे टैक्सोनॉमिकल एड। और ये कहाँ पे यूज होता है, तो लैब एंड फील्ड स्टडीज में यूज किया जाता है। अब बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स को हम देखेंगे, जो कि पहला है हार्बेरियम। हार्बेरियम में बता देना कि ये जो
प्लांट स्पेसिमेन होते हैं ना, उसको जहाँ पे कलेक्ट करके रखा जाता है, उसका जो स्टोर हाउस है उसको हार्बेरियम कहा जाता है। एक्चुअली देखो, हार्बेरियम में क्या होता है, एक सीट होता है, उस सीट के ऊपर जो कि ड्राइड होते हैं प्लांट्स के लीव्स या प्लांट्स जो भी है ना छोटे छोटे, उसको प्रेस करके उसमें रखा जाता है। वो प्रेस करके प्रिजर्व करके उस शीट में रखा जाता है, और उसी शीट में डेट, प्लेस ऑफ लोकेशन और उनका इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटैनिकल नेम सबको इंक्लूड किया जाता है। साथ में फैमिली भी उसी में मेंशन किया जाता है, कलेक्टर्स नेम भी मेंशन किया जाता है। तो हार्बेरियम के बारे में आप इतना ही बता देना, ठीक है, कि ये किस तरीके से प्लांट स्पेसिमेन को स्टोर करने का है। और इसमें हार्बेरियम सीट होता है जिसके ऊपर उसको ड्राई प्लांट्स को प्रेस करके प्रिजर्व कर दिया जाता है, और उसमें क्या क्या मेंशन किया जाता है इसके बारे में बता देना। दैट्स इट। उसके बाद बी है बोटैनिकल गार्डन। अब बोटैनिकल गार्डन तो सबको पता है, इसके बारे में भी बता देना कि यहाँ पे जो लिविंग प्लांट्स होते हैं वही देखने को मिलते हैं। वहाँ पे लिविंग प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है, और ख़ास करके किस लिए, स्टडीज़ के लिए, ठीक है। और बोटैनिकल जो फेमस बोटैनिकल गार्डन्स है उनका नाम आप ज़रूर मेंशन करना। एक क्यू बोटैनिकल गार्डन है जो कि इंग्लैंड में है, और इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा में है, और नेशनल बोटैनिकल गार्डन जो है लखनऊ में है। नेक्स्ट है म्यूज़ियम, ठीक है। म्यूज़ियम में आप बता देना, म्यूज़ियम तो सबको पता है कि यहाँ पे प्लांट्स को भी और एनिमल्स दोनों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क में हम सबको पता है, हम सब जूलॉजिकल पार्क में तो गए ही हैं एनिमल को देखने, तो वहाँ पे एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। एंड दैट्स इट अबाउट द लिविंग वर्ल्ड। और आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और इस बेसिस पे आप अपना नोट्स बनाने में सक्षम होंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो ये मैंने शॉर्ट में बताया है, सिनॉप्सिस। और अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो प्लीज़ राइट डाउन ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू।